बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस ऐसे ट्रांजैक्शन को कहते हैं जिसमें क्रेता को बाद में यह मालूम होता है कि ये संपत्ति जिससे उसने लिखाया है उसका मालिक वो नहीं है बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति है। ऐसे प्रकरण में धारा 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत ऐसे ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी धारा 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत क्रेता को ये सिद्ध करना पड़ता है कि नंबर 1 कि वो बोनाफाइड परचेजर है। दूसरी चीज़, उसने बैनामा जब खरीदा था तब उसका नाम अंकित था या उसका कब्जा उस भूमि पर था या उस संपत्ति पर था। तीसरा, उसने मूल्य अदा करके प्रॉपर्टी को क्रय किया है। इन 3 बिंदुओं को सिद्ध करने पर उसको ये लाभ मिल सकता है। बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू धारा 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसी आधार पर बनाया गया है। बोनाफाइड परचेजर का मतलब ये है कि उसने बैनामा क्रय करने के पहले, बैनामा के द्वारा भूमि क्रय करने के पहले तमाम कागज़ों का मुआयना कर लिया था। अगर वो कृषि भूमि है तो उसने खतौनियों का कम से कम 12-14 साल पहले का मुआयना कर लिया था। और यदि वो संपत्ति शहर की है या जिला बोर्ड की है या टाउन एरिया की है तो उस एरिया के अभिलेखों में उसका नाम कम से कम 12-14 साल से अंकित रहा है। दूसरी चीज़, उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो संपत्ति उसने खरीदी है उस पर उस बेचने वाले ने अपना आधिपत्य उसको दे दिया है। यदि उसको आधिपत्य नहीं दिया है तो स्वाभाविक है कि वो उसका मालिक नहीं था। तीसरी चीज़ यह है कि उसने मूल्य अदा करके भूमि या संपत्ति को क्रय किया है। मूल्य अदा करने का मतलब ये है कि बैनामे में मूल्य जो है सब रजिस्ट्रार के समक्ष अदा करना दिखाया जाना चाहिए। यदि उसने पहले से अदा कर लिया है तो वो बोनाफाइड परचेजर में नहीं माना जाएगा। अब आप पूछ रही थी उस दिन और कुछ इस पर। हाँ, बोनाफाइड परचेजर में तो फिर सद्भावना से जिसने खरीदा है बोनाफाइड परचेजर। हाँ। तो ये बताइए क्या चीज़ है? ये जब आप पूछ रही थी ना उस दिन क्या चीज़ कि एग्रीमेंट टू सेल कराने में या बैनामा कराने में उसको मालूम हुआ कि उसका नाम ही न दे, एक प्रॉपर्टी 2 बार 3 बार बिक जाती है। तो उसी के संबंध में ये कहा कि एक कभी उसने जिसने पहले लिखाया है बैनामा उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ हो। हाँ। और बाद में इसने लिखा है तो इसने अपना दाखिल खारिज का जो दिया तो उसने अभिलेखों में देखा उसका नाम दर्ज था और नाम दर्ज होने के कारण उसने खरीद लिया। बाद में पहला वाला आता है, कहता था मैंने पहले इनसे बैनामा लिया। तो अगर उसने 12 साल पहले लिया है, पहले वाले बैनामेदार ने अगर 12 साल पहले लिया है और उसने अभिलेखों में अपना नाम उस बैनामे के आधार पर अंकित नहीं कराया है तो ऐसे बैनामे डेड डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। अच्छा, अगर आपने कहीं ज़मीन खरीदी तो 12 साल के अंदर आप दाखिल खारिज करा लीजिए। करा लेना जरूरी है। और नहीं तो फिर अगर किसी दूसरे को बिक तो गई तो ऐसा विधि के अंतर्गत, कहीं इसकी वो नहीं है कानून, लेकिन विधि के अंतर्गत व्यवस्थाएं हैं हाई कोर्ट वगैरह की, उसमें लिखा हो कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स डेड डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। हाँ, तो फिर जो दूसरे वाले ने खरीदा है उसकी ज़मीन हो जाती है। उसको मिल जाती है, उसको बोनाफाइड परचेजर के अंदर लाभ मिल जाता है। तो यानी कभी भी आप ज़मीन खरीदिए तो उसकी दाखिल खारिज ज़रूर करवा लीजिए 10-12 साल। दाखिल खारिज उसको करा लेना चाहिए। दाखिल खारिज की मियाद जिस दिन आप दाखिल खारिज की दरख्वास्त देंगे उस दिन से 35 दिन के अंदर आपका डेट लगेगी। ये कहाँ कराया जाता है दाखिल खारिज? अगर कृषि भूमि है तो तहसीलदार के यहाँ, अगर नगर निगम और निगम है तो नगर निगम में, इसको अधिकारी के दाखिल खारिज वही कराने में वही पैसे, स्टैंप ड्यूटी और सब लगता है? नहीं, उसे स्टैंप ड्यूटी नहीं। यहाँ शहर में जो प्रॉपर्टी आप बैनामा कराते हैं तो उन्होंने एक निश्चित कर दिया है कि इतने वैल्यूएशन
कि जब आपने बैनामा लिया है तो उसका इतना परसेंटेज उनको कर के रूप में अदा करना पड़ेगा। मतलब जब हमने सिर्फ खरीदी थी तब हमें स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज देना था? नहीं नहीं, स्टाम्प ड्यूटी रजिस्टर चार्ज तो दे दिया आपने। अच्छा। दाखिल खारिज कराने में कराने में नगर निगम वगैरह में एक परसेंटेज निश्चित कर दिया है। यहाँ तो ज़्यादा लगता है, वहाँ उन्होंने लिख दिया कि आप 1 रुपया या 2 रुपया पर 1000 लेंगे। अच्छा, मतलब ये अभिलेखों में जाके उस चीज़ को लिखवाने को दाखिल खारिज वो करते हैं? दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन। दाखिल खारिज मतलब म्यूटेशन। तो ये फिर अलग से बाद में फिर कराना ये पड़ता है? बैनामा होने के बाद कराया जाता है। अगर आपने कृषि भूमि खरीदी है तो ये इसकी एक कॉपी सब रजिस्ट्रार डायरेक्ट सब तहसीलदार को भेज देता है, और आप भी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ एक कॉपी चली जाती है। तो रजिस्ट्रार आपको दाखिल खारिज के लिए कितने दिन में भेजता है? अगर ना भेजे नहीं, उसी दिन जिस दिन आपने रजिस्ट्री किया उसके दूसरे तीसरे दिन वहाँ भी चली जाएगी। तो फिर दाखिल खारिज का वहाँ जाके भी आपको पैसा आप अलग से चुकाना भी पड़ेगा? अपने बैनामा को दाखिल करके उससे भी करा सकते हैं। अच्छा, कि अगर तहसीलदार ने आपको भेजने में गलती कर दी नहीं, तो तहसील सब रजिस्ट्रार ने अगर नहीं भेजा या भेजा मिल नहीं रहा है तो आप अपने बैनामे के आधार पर दाखिल खारिज का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। नहीं तो जनरली आ जाता है और आप जनरली वो भेजते हैं कॉपी। अच्छा, तो बस यही चीज़ है बोनाफाइड परचेजर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मूल्य बैनामा में दिखा देते हैं कि मैंने पहले अदा कर दिया है, और पहले अदा कर दाखिल खारिज तहसीलदार ही करता है। अच्छा, तो जैसे मकान चला रहा है, हमने खरीदा वरीदा नहीं, हमने खरीदा नहीं है, लेकिन किसी की मृत्यु हो गई है तो नगर निगम में दरखास्त देना पड़ता है। और यहाँ जो है कृषि भूमि में या तो का नाम है चकबंदी कानून, या तो कानून स्वयं पाका 11 खास के अंतर्गत ये दर्ज कर देता है कि फला का नाम है तहसील में इंस्पेक्शन करने गए तब मालूम हुआ कि ये मृतक है, उनके ये वारिस हैं। यहाँ पर मुख्य बात ये होती है कि किसी के यहाँ जब मृत्यु हो तो भी उनके वारिसों को जाके वो अगर नहीं चढ़ा है तो आपको दरखास्त देना पड़ेगा। एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म के अंतर्गत भरना पड़ता है, और 30 उसकी भी वही प्रक्रिया है जो बैनामा की प्रक्रिया होती है। नहीं तो जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ ऐसा कुछ हो गया तो वो जाएगा फिर कितने दिन में, कैसे क्या प्रक्रिया? 35 दिन के बाद होगा। नहीं तो मतलब जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ हो गई, इसको पता ही नहीं है, छूट गया, उसका दाखिल खारिज कराना तो कभी भी करा सकता है। उसमें कोई 12 साल का वो नहीं है। तो पारिवारिक भूमि में ऐसा कुछ भी नहीं वो नहीं है, लेकिन ये है कि ऐसा ना हो कि उसका नाम न दर्ज हो, कोई खिलाफ पार्टी वाला जो और लोगों का नाम दर्ज है वो आपका नाम कटवा ना दे। अच्छा, तो परिवार के सभी सदस्यों का दाखिल खारिज के जरिए नाम लिखवा देना चाहिए दोबारा? लिखा देना चाहिए। तो दाखिल खारिज वाला जो जिंदा है वो थोड़ी लिखावेगा, जो मरा है उसकी वारिस लिखावेंगे। हाँ, तो उसमें ये होता है कि कोई वारिस कभी जमीन बेच देता है। जैसे ए का नाम दर्ज था, ए का नाम दर्ज था, ए का नाम मर गया, बी को उसको बेचना जरूरी था, उसने ए और बी की दोनों जमीन बेच दी अपना, कहते हुए कि हम वारिस है उसके, और इसलिए करा लेना चाहिए। अच्छा, नहीं तो पता चलता आपकी जमीन कोई दूसरा वारिस बताते हुए झगड़ा शुरू हो जाता है 1-2 पीढ़ी के अंतर पे, और दूसरे का नाम दर्ज हो जाता है और वो बेच देता है। नाम नहीं दर्ज होता लेकिन वो बिकवाली जालसाजी करके बेच देता है, जालसाजी करता है, फ्रॉड करता है। तो इसलिए दाखिल खारिज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोनाफाइड परचेजर यानी सिर्फ एक ज़मीन खरीदना, और दाखिल खारिज यानी कोई भी ज़मीन। बोनाफाइड परचेजर का मतलब है कि उसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा। नंबर 1 बोनाफाइड परचेजर है, सद्भावना से उसने खरीदा है। उसने अब उसके बाद जो है क्या सद्भावना दिखाई, वो सद्भावना ये दिखाएगा कि मैंने फला मुआयना किया था, फला अभिलेखों में उसका नाम दर्ज था, उसका कब्जा था, स्थल पर उसका कब्जा पाया गया था, जब मैंने पैसा मैंने मूल अदा करके लिया है, इसलिए मैंने खरीदा है और उस ज़मीन पर मेरा कब्जा है। दाखिल खारिज बोनाफाइड परचेजर को भी करा लेना चाहिए। और दाखिल खारिज हर बैनामेदार को करा लेना चाहिए, और जब बोनाफाइड परचेजर सबको करा लेना चाहिए। और जब हम अगर कहीं नई ज़मीन खरीदते हैं तो 10 साल के अंदर अंदर ज़रूर करा लें, और अगर 12 साल और पैतृक ज़मीन है तो कोई वो नहीं है, लेकिन वो तो किसी समय लेखपाल को बता दीजिए कि हमारे मर गए। किसी परिवार में 1-2 पीढ़ियों का भी नहीं हो पाता है दाखिल नहीं होता, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है परिवार में जालसाजी ना हो, कोई फर्जी
बैनामा न कर दे, उस वही मुर्दे को ही अपना बता के कि हम जिंदे हैं, हो जाता है। अच्छा, तो ये दाखिल खारिज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दाखिल खारिज तो सब में बहुत मुश्किल। और ये कानून की किस धारा के अंतर्गत आता है? ये दाखिल खारिज का म्यूटेशन आता है। ये म्यूटेशन लैंड रिकॉर्ड का नाम, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल कृषि भूमि में। इसकी कोई धारा नहीं है? तो 34 है। 34 धारा अब के। नया एक्ट आ गया है राजस्व संहिता, उसका दूसरा कोई है, कोई याद नहीं है सर। ठीक है, अच्छा, कोई वैसे इसमें और नामांतरण है, म्यूटेशन है, सबका नाम है, उसी का नाम है ऐसे। जी ठीक है पापा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।